मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतज़ार हुआ ख़त्म, आ गए हैं हम। मैं प्रियंका रोहेला। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम, ये हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने उदारवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा था। आज हम मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पिछले टाइम पे आपके पेपर्स में आए हैं। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस को देख के ही पता चल रहा होगा। यहाँ पे गांधीवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के बारे में भी पूछा गया था। फिर आपका गांधीवादी दृष्टिकोण से क्वेश्चन आया है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आया है, और उदारवादी और मार्क्सवादी उपागमों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो पिछले वर्षों में आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। तो आज हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ हमने उदारवादी दृष्टिकोण को अच्छे से समझाया था। आज हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हिमायती कार्ल मार्क्स है। ठीक है, तो आपके जो राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो उसके जो हिमायती हैं वे कार्ल मार्क्स हैं। इन्हीं को जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा के महान चिंतकों में से एक हैं। ठीक है, ये भी कहा है आपके पश्चिम के जो राजनीतिक विचारधारा के महान चिंतकों में से एक रहे हैं। ये भी पश्चिम के देश के ही रहने वाले थे और इनको ही क्या कहा जाता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण का जनक भी कहा जाता है। विद्वानों ने मार्क्स को आधुनिक युग का प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा है। ठीक है, जो आपके राजनीति के विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है कार्ल मार्क्स को, आधुनिक युग का वैज्ञानिक समाजवादी। ठीक है, मतलब जो समाज के बारे में अच्छी व्याख्या करता है, सटीक व्याख्या करता है, और इन्होंने ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। मार्क्स एक क्रांतिकारी चिंतक है। वह कैसे चिंतक है? क्रांतिकारी चिंतक है जो आधुनिक सभ्यता को समाप्त कर नए समाज की स्थापना चाहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या चाहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है, मतलब आज की जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें राजनीति को सबसे ऊपर रखा गया है, इसको वह समाप्त करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? एक नए समाज की स्थापना हो। ठीक है, एक ऐसा समाज, नए समाज से यहाँ पे तात्पर्य ऐसे समाज से है जहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएं और सभी जितनी भी चीज़ें हमारे देश में उपलब्ध हैं उन पर सभी लोगों का, जितने भी समाज में लोग रहते हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसका समान अधिकार हो। मार्क्स पश्चिम के उदारवादी राजनीतिक विचारधारा के सर्वथा विपरीत विचार रखते हैं। ठीक है, जो आपके कार्ल मार्क्स हैं वे पश्चिम के जितने भी उदारवादी चिंतक रहे हैं, आपके उदारवादी चिंतक क्या कहते हैं? वे राजनीति को अच्छा मानते हैं। वे राजनीति को मानव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए ज़रूरी मानते हैं। वही जो कार्ल मार्क्स हैं वह राजनीति को समाज के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए उचित नहीं मानते हैं। वह क्या कहते हैं कि राजनीति कुछ चुनिंदा अमीर लोगों की ऐसी संस्था है जो गरीब लोगों का शोषण करती है। ठीक है, इसलिए वह राजनीति को, सरकार को अच्छा नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि मानव को स्वतंत्र रूप से अपना विकास करना चाहिए। वही उदारवादी लोगों का कहना है कि जो मानव समाज है, मनुष्य है, वह राजनीति के अभाव में अपना विकास नहीं कर सकता है। उसे राजनीति की आवश्यकता होगी, सरकार की आवश्यकता होगी अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में। अगर सरकार नहीं होगी तो समाज में जो सारी व्यवस्था है वह अस्त व्यस्त हो जाएगी और सभी जो चीज़ें हैं, नियम कानून है, उनका कोई भी पालन नहीं करेगा। तो वहीं पे मार्क्स जो है वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वह विवेकी पुरुष है, वह बुद्धिमान है और अपने आप अपना अच्छा बुरा देख सकता है, समझ सकता है। और लेकिन अगर वहीं पे सरकार होगी तो सरकार क्या करेगी? सिर्फ अमीर लोगों का पक्ष लेगी, गरीब लोगों का पक्ष नहीं लेगी। इसलिए वह जो राजनीति वाले जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं मानते हैं। वे क्या कहते हैं कि वे राजनीति को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि राजनीति अगर होगी देश में तो एक संघर्ष पैदा हो जाएगा वहाँ पर, अमीर और गरीब के बीच में, नीचे और ऊंचे लोगों के बीच में। इसलिए वे क्या कहते हैं? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, ये सेंटेंस कार्ल मार्क्स का है। वे क्या कहते हैं? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। वह सभी जो नीचे अवस्था के लोग हैं, निचली अवस्था के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, उनको क्या कहते हैं कि आप सभी एक हो जाइए और अपने लिए आवाज़ उठाइए। मार्क्स के इस उद्घोष ने अनेक देशों में नवीन व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक
ठीक है, ये आपका जो सेंटेंस है कार्ल मार्क्स का, इसने क्या किया है, बहुत सारे देशों में एक अलग व्यवस्था को जन्म दे दिया है, जहाँ पर क्या किया कि जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने हित के लिए आवाज़ उठाई, और अमीर लोगों के साथ साथ जो सारी व्यवस्थाएं एक अमीर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए वह सभी गरीब को भी उपलब्ध होनी चाहिए सरकार की तरफ से, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार भूतकालीन तथा आज की समाज व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दो वर्ग विद्यमान हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि चाहे आप भूतकालीन पुराने समाज की बात कर लीजिए, चाहे आज के समाज की बात कर लीजिए, समाज में क्या है, दो वर्ग विद्यमान रहते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा जो समाज है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इनमें जो वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है उसे बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ग वो किसको मानते हैं, उत्पादन के साधनों के स्वामी को। ठीक है, देश में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उनके जो स्वामी हैं, ठीक है, उनके जो कहा जाए तो ओनर्स हैं, वह कौन है, बुजुर्गा वर्ग है, अमीर वर्ग है। ठीक है, बुजुर्गा वर्ग अमीर वर्ग को कहा गया है यहाँ पर। और दूसरा वर्ग वो ऐसे वर्ग को मानते हैं जिनके पास अपना श्रम है। क्या है, सिर्फ अपना श्रम, अपना कार्यबल, अपना परिश्रम है, अपनी मेहनत है, इसको वे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब गरीब वर्ग की बात वे कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि समाज में दो वर्ग विद्यमान है, एक आपका बुजुर्गा वर्ग और एक आपका सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग वह वर्ग है जो अमीर है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो देश की सारे कार्य प्रणाली को संभाले हुए हैं, और सर्वहारा वर्ग वह वर्ग है जो गरीब वर्ग है, जो बहुत ही बहुतायत मात्रा में देश में है, और जिनके जो हक हैं, अधिकार हैं, वह दबे पड़े हैं, और वह अपने सिर्फ परिश्रम के माध्यम से अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। इन दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ये संघर्ष क्या है, वर्ग संघर्ष है। ठीक है, इन दोनों वर्गों के बीच का जो संघर्ष है वह क्या है, वर्ग संघर्ष है। अब हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विशेष लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, हमने मार्क्सवादी विचारधारा को समझा कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है। मार्क्स मानते हैं कि जो समाज है आपका वो दो वर्गों में विद्यमान है, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। जो अमीर वर्ग है वह गरीब वर्ग को हमेशा दबाता हुआ आया है, चाहे आप पुराने समय की बात कर लीजिए, चाहे आप वर्तमान समय की बात कर लीजिए, चाहे आप भविष्य की बात कर लीजिए, हमेशा क्या रहेगा, दो वर्गों में समाज बटा रहेगा, जहाँ पर एक वर्ग वो होगा जिसके हाथों में सारी शक्ति होगी, और एक वर्ग वो होगा जो शक्तिशाली वर्ग के अंतर्गत दबा रहेगा। व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति को स्वीकार कर मार्क्सवाद यह मानता है कि सामाजिक परिवेश के संदर्भ में ही व्यक्ति को समझा और जाना जा सकता है। ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति को समझना या जानना है तो आप उसके सामाजिक परिवेश को देखिए। ठीक है, आप उसके समाज को देखिए, उसका समाज कैसा है, वह कैसे समाज में रह रहा है, वह कैसे समाज के लोगों से बात कर रहा है, कैसा उसका रहन सहन है, कैसे उसकी बोलचाल है। ठीक है, समाज में उसका उठना बैठना कैसा है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वह कैसी है। मार्क्सवाद व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई अंतर नहीं करता है। ठीक है, मार्क्स का क्या कहना है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई अंतर नहीं होता है, वह किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते। वह कहते हैं कि जो भी चीज़ें समाज के लिए उपलब्ध हैं वह हर एक व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब कि अगर समाज में किसी प्रकार की कोई लाभ की स्थिति किसी को मिल रही है, किसी प्रकार का कोई अच्छी स्कीम अगर कोई गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है, और वो क्या कह दे कि ये तो सिर्फ जी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होगी, उनके अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनके लिए होगी, लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, ये सामाजिक हित नहीं है, ये क्या है, ये व्यक्तिगत हित है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की बात की गई। वहीं अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है, वो कहती है कि सभी को इस चीज़ का लाभ मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो वह क्या हो गया, वह सामाजिक हित भी है उसमें और व्यक्तिगत हित भी है, क्योंकि वहाँ पर समाज के सभी व्यक्तियों की बात की जा रही है। मार्क्स के विचार में समाज की व्याख्या के लिए आधारभूत इकाई व्यक्ति नहीं वर्ग है। ठीक है, तो मार्क्स क्या कहते हैं कि अगर हम समाज को देखें तो समाज की जो नींव है, आधारभूत इकाई है, वह व्यक्ति नहीं है, वह क्या है, वह समाज के अंदर उपस्थित वो वर्ग जो क्या है, बहुत ही बड़ी मात्रा में है। क्योंकि समाज क्या है, वह कहते हैं समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। तो वो कहते हैं अमीर वर्ग तो कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये तो व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, कुछ ही लोग सब चीज़ों पे अपना जो प्रभुत्व है वह कायम करे बैठे हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है वह क्या है, वह बड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी उसके जो अधिकार हैं वह क्या है, दबे हुए हैं। हर युग में दो परस्पर विरोधी वर्ग पाए जाते हैं। वे क्या कहते हैं कि आप किसी भी टाइम पीरियड पे देख लीजिए, आपको दो परस्पर विरोधी वर्ग मिलेंगे ही, और उन वर्गों का आपसी संघर्ष से ही
उस युग का निर्माण होता है। ठीक है, वह क्या कहते हैं कि जो दो वर्ग हैं और इनके आपस का जो संघर्ष है उसी से क्या होता है, उस युग का निर्माण होता है, उस टाइम पीरियड का निर्माण होता है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राजनीति और समस्त व्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया और आर्थिक तत्वों से संचालित होती है। मार्क्स क्या कहते हैं कि जो राजनीति है और उसके अंतर्गत जितनी भी राजनीति की व्यवस्था है वह क्या होती है, उत्पादन प्रक्रिया और आर्थिक तत्वों से संचालित होती है। इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि जितनी भी आपके देश में कोई भी चीज़ है, मानो कोई चीज़ बन रही है, उत्पादित हो रही है, ठीक है, और उससे जो पैसा आ रहा है उसी से तो आपकी राजनीति चल रही है। क्योंकि अगर कुछ लोग जो ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं उनको क्या चाहिए, पैसे तो चाहिए ना देश को चलाने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा, उत्पादन प्रक्रिया से ही तो आएगा। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर इस वर्ग का आधिपत्य होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि आप किसी भी टाइम पीरियड पे देख लीजिए, जो सामाजिक अवस्था है इस पर किसका आधिपत्य है, किसका जोर ज़्यादा चलता है, उन लोगों का जो क्या है, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखते हैं। मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े उनके ओनर्स हैं, उनका ही सबसे ज़्यादा जोर चलता है हर चीज़ पे। वर्तमान समय में पूंजीपतियों ने अपने धन सापेक्ष के बल पर राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। ठीक है, वर्तमान समय के लिए कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वे क्या करते हैं, अपने धन के प्रभाव से हर प्रकार से राजनीति में और राजनीति की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन पर क्या करते हैं, अपना जोर जमाए बैठे हैं। ठीक है, अपना आधिपत्य किए बैठे हैं, जहाँ पर सिर्फ उनकी ही चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि उनके पास अथाह धन है। ठीक है, काफ़ी मात्रा में धन है और उस धन के प्रभाव से, बल से वह किसी भी कार्य को कर सकते हैं। वर्ग संघर्ष इतिहास की कुंजी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है, इन दोनों वर्गों के बीच का जो संघर्ष है, यही क्या है, इतिहास की कुंजी है। इतिहास में आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी टाइम पीरियड पर आपको दो वर्ग उपस्थित मिलेंगे समाज में, और इन दोनों वर्गों के बीच में क्या होता रहता है, संघर्ष होता रहता है। इतिहास में परिवर्तन का दूसरा नाम क्रांति है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर आपको परिवर्तन देखना है इतिहास में, तो आप उस टाइम पीरियड को देखिए जब आप क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे देश में जिस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पर एक क्रांति हुई थी 1857 की। आप सभी ने पढ़ा भी होगा 12th क्लास की बुक में। तो 1857 की जो क्रांति थी आपकी, 1857 की जो क्रांति थी, उसमें क्या हुआ था, जो गरीब लोग थे, जो भारत के लोग थे, जिन पर अमीर लोग, जो पश्चिम के लोग, विदेशी लोग थे, उन्होंने अपना जोर जमाया हुआ था। उन सभी लोगों ने क्या करा, भारत के सभी लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी। तो इससे क्या हो गया, वर्ग संघर्ष हो गया। ठीक है, उन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया और कुछ जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने अपने लिए भी फिर ले लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्सवाद की प्रसिद्ध कृति साम्यवादी घोषणा पत्र। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मार्क्सवाद की प्रसिद्ध कृति, ठीक है, मार्क्सवाद के द्वारा एक बुक लिखी गई साम्यवादी घोषणा पत्र। इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, अब हम यहाँ पे समझेंगे। अब तक के समस्त मानव समाज में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि अभी तक का कोई भी मानव समाज देख लीजिए, वहाँ पर क्या रहा है, वर्ग संघर्ष की स्थिति रही है। स्वतंत्र व्यक्ति और दास के बीच में, अमीर तथा जनसामान्य के बीच में, और यही क्या हो रहा है, निरंतर चलता चला जा रहा है। जो एक दूसरे का विरोध करते हैं ये लोग, और कभी छिपकर तो कभी खुलकर ये संघर्ष जो है वो चलता रहता है। राज्य और शासन शोषण के यंत्र। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि राज्य और शासन क्या है, शोषण के यंत्र हैं। ये जो सरकार बनी हुई है और इसमें जो सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, ये क्या है, ये सब शोषण के यंत्र हैं। ठीक है, इसी पर जो आपके दूसरे विचारक हैं, जो अन्य विचारधाराओं से, ठीक है, आते हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु और अन्य विचारक, इनके अनुसार क्या है, राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है। वह क्या कहते हैं कि जो सरकार है वह क्या है, वो ज़रूरी भी है और एक नैतिक संस्था भी है। वो मानव समाज के साथ जुड़ी हुई है, मानव समाज के विकास के लिए आवश्यक है। अगर राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, तो जो मानव है वह अपना विकास नहीं कर पाएगा। और इनके विपरीत जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वह क्या कहते हैं, राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। वह क्या कहते हैं कि जो सरकार है, जो राज्य है हमारा, वो वर्गों में बटा हुआ है, दो प्रकार के वर्गों में बटा हुआ है, और राज्य का उदय वर्ग विभेद के चलते ही होता है। ठीक है, जब वर्ग दो अवस्थाओं में बट जाता है, दो विभागों में बट जाता है, और जहाँ कुछ
शक्तिशाली पूंजीपति कुछ ही मात्रा में जो लोग हैं वह क्या कर लेते हैं, अपना शासन जमा के बैठ जाते हैं। और राज्य संस्था हमेशा ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और क्या कहते हैं वो साथ ही, जो शासन संस्था है, जो राज्य है, जो सरकार है, वह क्या करती है, शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। शोषक वर्ग से यहाँ पर उन लोगों से मतलब है जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो जन सामान्य लोग हैं, जो समाज के सामान्य लोग हैं, उनको शोषक वर्ग कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि उनका जो शोषण है वो किया जाता है किसके द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास करता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स किस में विश्वास करते हैं, क्रांतिकारी पद्धति में विश्वास करते हैं। वह हमेशा यही कहते हैं कि जो शोषक वर्ग है उसको क्या करना चाहिए, शोषण वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मार्क्स लोकतांत्रिक संस्थाओं को अमीरों की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है। वह कहता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की कदापि रक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी रहते हैं ना, तब भी वह क्या है, अमीरों की संस्थाएं हैं। और इसी बात को कह के वो उनका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली भी अगर अपने देश में आपने कायम की हुई है, उसके बावजूद आप श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। वह लोकतांत्रिक संस्था को अमीरों की संस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव के माध्यम से जो आपके नेता हैं वह चुने जाते हैं, ठीक है। मानिए कि कोई चुनाव है, उसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं आपके, और 100 लोग वोट करने वाले हैं, तो 100 में से सिर्फ जो 40 लोग हैं वो वोट डालने गए, और 40 में से 30 वोट इसको मिले, 10 वोट इसे मिले और 10 वोट इसे मिले, तो ज़्यादा पाने वाले की तो जीत होती है, तो 30 वोट इसको मिले, ये जीत गया। लेकिन अगर हम देखें तो इस 100 में से देखें तो सिर्फ 30 ही लोगों ने तो वोट दिया, बाकी के जो 70 लोग थे उन्होंने तो वोट दिया ही नहीं। इसका मतलब तो यही है कि जो वो 70 लोग हैं वह तो चाहते ही नहीं कि ये नेता बने, ठीक है, सिर्फ 30 ही लोग तो चाहते हैं। तो हम कैसे मान लें कि सभी के जो निर्णय है वहाँ पे उसको माना गया है। इसलिए वो क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है कि वह श्रमिकों के, जो गरीब लोग हैं, उनके हितों की रक्षा कर सके, उनके लिए ऐसे नियम कानून बना सके जिससे कि वह अमीर लोगों के बराबर आ सके। मार्क्स के विचार में पूंजीपतियों द्वारा निरंतर शोषित रहने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा निरंतर, ठीक है, लगातार जो गरीब लोग हैं उनका जब शोषण होता रहता है, उनका जब लाभ उठाते रहते हैं वो लोग, तो एक दिन ऐसा आता है जो गरीब लोग हैं वो अपने बारे में सोचते हैं और क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं, अपनी आवाज़ को उठाते हैं उन अमीर लोगों के खिलाफ। अब हमने ये तो जान लिया कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह कैसा है और क्या कहता है समाज के बारे में, ठीक है। आसान भाषा में हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो मार्क्स हैं आपके, वह क्या कहते हैं, जो समाज है आपका वो 2 वर्गों में विभाजित है, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग, ठीक है। और जो ये अमीर वर्ग है इसमें कुछ चुनिंदा ही लोग हैं, जबकि गरीब वर्ग में बहुत सारे लोग हैं। फिर भी क्या है, जो अमीर वर्ग है वह गरीबों का क्या करता रहता है, शोषण करता रहता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि राजनीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना, ठीक है। जो भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको उस चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे ही। तो यहाँ पे हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो आलोचना है उसके जो नेगेटिव पॉइंट है उसको जानेंगे कि दूसरी विचारधारा के जो विचारक हैं वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण की किस प्रकार से आलोचना करते हैं। तो वह कहते हैं कि राज्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण स्वीकार योग्य नहीं है, ठीक है। जो अन्य विचारक हैं वह क्या कहते हैं कि राज्य के प्रति जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि राजनीति में सामान्य विचार यही है कि राज्य और शासन शोषण के यंत्र नहीं बल्कि मानव जीवन को अव्यवस्था के दलदल से बाहर निकालकर व्यवस्थित करने का साधन है, ठीक है। विचारक क्या कहते हैं कि जो राज्य है, जो शासन है, वो इसलिए नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनका वो शोषण करता हो या उनको परेशान करता हो, बल्कि वो इसलिए है जिससे कि मानव जीवन का क्या हो सके, विकास हो सके। उसको जो अव्यवस्था है, जो नियम कानून नहीं बने हुए हैं राज्य में, समाज में, जिससे कि जो गरीब इंसान है वह परेशान हो रहा है, उस दलदल से बाहर निकालता है कौन, उनको राज्य सरकार, ठीक है। और क्या करता है, उसको व्यवस्थित करता है। नियम कानून बनाने से जो समाज है वह एक डिसिप्लिन में चलता है और सभी का विकास होता है। हिंसा और बल प्रयोग का परिणाम अराजकता हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो मार्क्स हैं, मार्क्स क्या कहते हैं, वो तक क्रांतिकारी की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। मार्क्स तो कहते हैं कि अगर आपको आपके हक नहीं मिल रहे हैं, आपके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्रांति कर दो, आवाज़ उठाओ उन लोगों के खिलाफ जो आपको आपके अधिकार नहीं दे रहे हैं।
तो जो दूसरे विचारक हैं वो इस पर ये कहते हैं कि अगर आप हिंसा करेंगे और बल प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका परिणाम अराजकता भी हो सकती है, एक ऐसी लंबी लड़ाई हो सकती है जिसका अंत बहुत भयावह हो। ठीक है, आलोचकों की राय में इस तरह की पद्धति अपनाने में पूंजीवाद का अंत साम्यवाद में ना होकर अराजकता में भी हो सकता है। ठीक है, जबकि मार्क्स क्या कहते हैं कि अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा। अंत में एक ऐसी व्यवस्था आ जाएगी जहाँ पर सभी चीज़ें समाज में सभी के लिए उपलब्ध होंगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जबकि अन्य विचारक क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि साम्यवाद ही आ जाए अंत में, ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जिसमें और ज़्यादा जो वर्ग हैं वो और ज़्यादा दूरी दूरी पर खड़े हो जाएं समाज में जाकर। इसी में आपके एक विचारक हुए हैं पॉपर, उन्होंने क्या कहा है, वह कहते हैं कि व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्सवाद का संभवतः सबसे अधिक हानिकारक तत्व है। ठीक है, पॉपर क्या कहते हैं, क्या अगर हम प्रैक्टिकल रूप में राजनीति को देखें तो राजनीति क्या करती है, नियम कायदे कानून बनाती है जिससे कि मानव समाज का विकास हो सके। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि अगर हम हिंसा करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लग जाएं, क्रांति करने लग जाएं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये बहुत एक हानिकारक हो जाए समाज के लिए और समाज में बहुत ज़्यादा जो अराजकता है वो फैल जाए। तो इसी के साथ आपका जो आज का लेक्चर था वो पूरा हुआ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और अपने उन्हीं सब फ्रेंड्स के साथ जो भी बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान विषय लिए हुए हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।